नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहंडा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के शीर्षक औचित्यपूर्णता अर्थात वैधता। पूर्व वीडियो में हमने औचित्यपूर्णता और वैधता के बारे में अध्ययन किया था। पूर्व वीडियो ने हमने औचित्यपूर्णता और वैधता का अध्ययन जो किया था वो किया था औचित्यपूर्णता के महत्व। औचित्यपूर्णता के महत्व का अध्ययन किया था हमने। दूसरा हमने जो अध्ययन किया था वो किया था लोकतंत्र में औचित्यपूर्णता का क्या महत्व है। लोकतंत्र में औचित्यपूर्णता का महत्व। तीसरा जो हमने इसी में अध्ययन किया था वो किया था औचित्यपूर्णता अवधारणा का विकास। इसका विकास कैसे हुआ। अवधारणा का विकास मतलब इसका विकास किस प्रकार से हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने अध्ययन किया था औचित्यपूर्णता की व्याख्या यानी अर्थ और परिभाषाएं। फिर हमने क्या था औचित्यपूर्णता की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है यानी हमने इस टॉपिक में सत्ता, शक्ति, प्रभाव। अब इनका सही तरीके से जो प्रयोग होता है उसको सीधी भाषा में हम औचित्यपूर्णता कहते हैं। उसको हम औचित्यपूर्णता या शक्ति सत्ता की वैधता एक ही बात है। इसमें आज तक हमने जो अध्ययन किया, आज तक जो हमने अध्यापन किया वो यहाँ तक रहा। सत्ता, शक्ति, प्रभाव, औचित्यपूर्णता, औचित्यपूर्णता का महत्व, लोकतंत्र में महत्व, अवधारणा का विकास, औचित्यपूर्णता की व्याख्या और औचित्यपूर्णता की विशेषता है। आज जो हम अध्ययन करेंगे, आज जो आपको अध्ययन करवाया जाएगा वो कराया जाएगा औचित्यपूर्णता के प्रकार या वर्गीकरण। औचित्यपूर्णता के प्रकार या वर्गीकरण। औचित्यपूर्णता के प्रकार अर्थात वर्गीकरण। औचित्यपूर्णता के प्रकार अर्थात वर्गीकरण का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए औचित्यपूर्णता के प्रकार को देखने के लिए, औचित्यपूर्णता के प्रकार को समझने के लिए हमने स्टर्नबर्जर, मैक्स वेबर और रॉबर्ट डेल तीन विद्वानों को पढ़ना होगा क्योंकि तीनों विद्वानों ने स्टर्नबर्जर, मैक्स वेबर और रॉबर्ट डेल औचित्यपूर्णता के प्रकार या वर्गीकरण को समझने के लिए हमें स्टर्नबर्जर, मैक्स वेबर और रॉबर्ट डेल को पढ़ना होगा, रॉबर्ट डेल को समझना होगा। सबसे पहले जिसका नाम आता है स्टर्नबर्जर। स्टर्नबर्जर ने औचित्यपूर्णता के दो प्रकार बताए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टर्नबर्जर के अनुसार औचित्यपूर्णता दो प्रकार की होती है। औचित्यपूर्णता के दो रूप होते हैं। औचित्यपूर्णता दो होती है। इसमें नंबर एक आता है देवीय औचित्यपूर्णता। नंबर एक आता है देवीय औचित्यपूर्णता और दूसरा आता है नागरिक औचित्यपूर्णता। नागरिक औचित्यपूर्णता नंबर एक तो हमारा आता है देवीय औचित्यपूर्णता, नंबर 2 आता है
नागरिक औचित्यपूर्णता। देवीय औचित्यपूर्णता जो होती थी वो प्राचीन मिस्र में, रोम के नगर राज्यों में देवतुल्य सम्राटों, ईसाई जगत में ईश्वर पुत्र की मित्र और मूसा की प्रेरणा आदि को देखने को मिलती है। उसमें जो सत्ता मिलती थी हम प्राचीन रोम और मिस्र राज्यों में मिलती थी देवीय औचित्यपूर्णता, जिसमें सम्राटों को सम्राट के आदेशों का औचित्य माना जाता था। ईसाई जगत में ईसा को ईश्वर पुत्र माना जाता था और मित्र और मूसा की कहानियां मिलती थी। दूसरा आता है हमारा नागरिक औचित्यपूर्णता। नागरिक औचित्यपूर्णता इसका अस्तित्व उस समय देखने को मिलता है जबकि शासन सामान्य हित के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी इकाइयों के बीच सहयोग हेतु समझौते के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार से वर्तमान के नगर राज्यों की बात करते हैं, वर्तमान राज्यों की बात करते हैं, जिसमें हमारी स्थानीय इकाइयां वो सामान्य हित को देखते हुए वो नागरिकों को औचित्यपूर्णता संबंधी कार्य करती है। अस्तु का पुलिस राज्य, मध्यकाल का आर्थिक संघ, आधुनिक व्यवस्थाएं आदि इसी श्रेणी में आती है, जिसमें स्थानीय संस्थाएं नागरिकों के हितों को देखते हुए कार्य करती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं मैक्स वेबर। इसी प्रकार हम बात करते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता के 3 रूप हैं। मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता के 3 रूप है। 3 प्रकारों की मैक्स वेबर ने बात की है। एक है परंपरागत, एक औचित्यपूर्णता की है परंपरागत, दूसरी आती है बौद्धिक या फिर कानूनी, और तीसरी जो औचित्यपूर्णता आती है क्रिस्माई औचित्यपूर्णता। मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता के 3 प्रकार बताए गए हैं, परंपरागत, बौद्धिक या कानूनी और क्रिस्माई या क्रिस्मात्मक। रॉबर्ट डहल ने भी सरकारी वर्गीकरण को व्यापक आधार बताया। उच्च क्षत्रिय दृष्टिकोण रखने वाली सरकारों को एक वर्ग में रखता है जिसे औचित्यपूर्णता व्यवस्थाएं कहते हैं। दूसरे वर्ग में दुर्बल औचित्यपूर्णता, यानी रॉबर्ट डहल ने 2 वर्ग व्यवस्थाएं बताई है, एक सरकारी और एक दुर्बल व्यवस्थाएं। वास्तव में औचित्यपूर्णता का मापन करना कठिन है। औचित्यपूर्णता का मापन कठिन है, किंतु राज वैज्ञानिकों द्वारा इस संबंध में कुछ अनुभवात्मक संकेत दिए हैं कि उन अनुभवों के आधार पर हम औचित्यपूर्णता का वर्गीकरण कर सकते हैं जो विश्वसनीयता पर आधारित है। उदाहरण के लिए हमें औचित्यपूर्णता का पता किन किन बातों से लगाया जाता है। नंबर 1 है उस व्यवस्था की नीतियों की क्रियान्वयन के लिए दमन के स्तर, जो नीति सरकार ने लागू की है, जो शक्ति सरकार ने लागू की है, उसमें दमन का स्तर क्या है। दूसरा, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास और क्षमताएं कितनी हैं। तीसरा, सरकार द्वारा संचालित करने वाले राजनेताओं का प्रभाव कितना है। चौथा, उसमें गृह युद्ध, विद्रोह और नागरिक आपदाएं, यानी 4 प्रकार से औचित्यपूर्णता का घटक निर्धारित किए जाते हैं। 4 तत्वों द्वारा औचित्यपूर्णता का मापन किया जाता है। पहला है नीतियों का क्रियान्वयन के दमन का स्तर क्या है। दूसरा, सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयत्न कितने किए, उनकी क्षमताएं कितनी थी। तीसरा राजनेताओं का प्रभाव, और चौथा गृह युद्ध और उनका वर्गीकरण और नागरिक अवज्ञा की वर्गीकरण। इस प्रकार से हमने औचित्यपूर्णता का वर्गीकरण टॉपिक को क्लियर किया, अध्ययन किया। दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है, दूसरा जो विषय में टॉपिक आएगा वो आएगा औचित्यपूर्णता के संकट। औचित्यपूर्णता के संकट, औचित्यपूर्णता के संकट। औचित्यपूर्णता को लागू करने से क्या क्या संकट आते हैं,
औचित्यपूर्णता के सामने क्या क्या संकट है? औचित्यपूर्णता का संकट का आशय है कि व्यवहार में अनेक बार व्यवस्था की वैधता या औचित्यपूर्णता के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तब उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढाल पाती है, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप नहीं डाल पाती है तो वैधता को आघात पहुंचता है। इसी प्रकार सत्ताधारकों के उद्देश्य बदलते रहते हैं। जब सत्ताधारक वर्ग व्यापक जनहितों की साधना के मार्ग को छोड़कर संकुचित हितों के साधना में लगा रहता है तब यह निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंचता है, जो कि स्थितियां और परिस्थितियां राजनीतिक व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करती है। इसलिए हम जो औचित्यपूर्णता के संकट है, औचित्यपूर्णता के सामने जो संकट खड़े होते हैं उनका उल्लेख निम्नानुसार कर सकते हैं। नंबर 1 आता है नवीन व्यवस्थाएं। नवीन व्यवस्थाएं, नई जो व्यवस्थाएं आती है, नया जो ढांचा तैयार किया जाता है, नई जो धारणाएं आती है, नया जो राज व्यवस्था आती है और नया जो विचार प्रस्तुत होते हैं, ये जो नई अवस्थाएं, नए विचार, नई धारणाएं, नए विचार, नए ढांचे, इनसे क्या है नई व्यवस्थाएं जन्म लेती है। परिस्थितियां, परिवर्तित परिस्थितियों और नवीन अवस्थाओं के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुकूल बना लेती है तब तो वैधता बनी रहती है। लेकिन जब राजनीतिक व्यवस्था समय की मांग के अनुभव नहीं करती तब वैधता के सामने संकट खड़ा हो जाता है। प्राचीन काल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, कालांतर में लोकतंत्रीय तत्वों का उदय हुआ। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं का अनुरूप डाल दिया उनकी वैधता बनी रही, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए वहां क्रांति को जन्म दिया। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था ने अपने आप को परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया था, इसलिए वहां क्रांति नहीं हुई, आज भी सम्राट है। जबकि रूस की राजनीतिक व्यवस्था ने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढाला था, इसलिए वहां पूर्ण परिवर्तन हुआ। इसलिए जो नवीन व्यवस्थाएं हैं वो भी अगर राज व्यवस्थाएं नई व्यवस्था के अनुसार ढल जाती है तो उनकी वैधता बनी रहती है, और अगर राजनीतिक व्यवस्थाएं उनके व्यवस्था के अनुसार नहीं ढलती है तो उनके सामने संकट खड़ा हो जाता है। नंबर 2 प्रमुख परंपरागत। नंबर 2 प्रमुख परंपरागत संस्थाओं प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों के लिए अस्तित्व का संकट। एक समस्या यह है कि जो हमारी प्रमुख परंपरागत संस्थाएं हैं या प्रमुख समूह हैं उनके अस्तित्व का संकट है, ये औचित्यपूर्णता का संकट है। वैधता का संकट उस समय भी खड़ा हो जाता है जब नवीन अवस्थाओं के कारण प्रमुख जो परंपरागत संस्थाएं हैं, प्रमुख जो समूह हैं, उनकी स्थिति में संकट खड़ा हो जाता है। जहां ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती है, जहां ऐसा संकट खड़ा हो जाता है, तब उन संस्थाओं और समूह द्वारा अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ न केवल नवीन अवस्थाओं वरना उन नवीन अवस्थाओं को स्वीकार करने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि परंपरागत तत्व पर्याप्त शक्तिशाली है तो
समस्त राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। ईरान के भूतपूर्व शाह द्वारा ईरान को आधुनिकता के मार्ग के आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, उसमें परंपरागत तत्वों, मुल्ला मौलवियों के लिए संकट खड़ा हो गया। इन परंपरागत तत्वों को संगठित करने के सामने तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था टिक नहीं सकी। अतः राजनीतिक व्यवस्था के लिए उचित मार्ग परंपरागत और आधुनिकता के बीच समन्वय स्थापित करने में रही है। नंबर 3 है नवीन समूह में राजनीतिक प्रवेश। नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश से उत्पन्न संकट या समस्या एक ही बात है। समय की गति के साथ साथ समाज में नवीन प्रकार के समूह अस्तित्व में आते हैं। इन समूहों की इच्छा और आकांक्षाएं देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावशाली रूप से भाग लेने की रहती है। यदि वे ऐसा कर पाते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ पुराना वर्ग इसमें कोई बाधा खड़ी नहीं करता। तब तो इन तत्वों के प्रवेश में राजनीतिक व्यवस्था में वैधता में वृद्धि होती है। अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंच सकता है। युवक वर्ग या मजदूर संघ ऐसे ही नवीन वर्ग है जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था में उचित भूमिका सौंपी जानी चाहिए। प्रोफेसर लिपसेट वैधता के लिए दूसरे और तीसरे संकट का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि सामान्य रूप से राजनीतिक वैधता चाहे वैध रूप से प्रभावशाली हो, परंतु यदि किसी परंपरागत समूह में से कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है या ऊपरे रहे समूह में राजनीतिक प्रवेश की आज्ञा से किसी नाजुक समय से इनकार नहीं किया जाता तो व्यवस्था की वैधता के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाता है। नंबर 4 व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं। व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं आकांक्षाएं जब परिवर्तित परिस्थितियों के कारण नवीन राजनीतिक व्यवस्थाएं या संस्थाएं अस्तित्व में आती है, तब अनेक बार जन सामान्य उस व्यवस्था में बहुत अधिक आशाएं और आकांक्षाएं रखने लगता है। यानी हम कहते हैं उम्मीद ज्यादा हो जाती है। तब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की इन आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती। तब उन राजनीतिक व्यवस्था के लिए औचित्यपूर्णता की संकट खड़ा हो जाता है। नव स्वतंत्रता प्राप्त अनेक एशियाई और अफ्रीका के देशों में ऐसा देखने को मिला। नंबर 5 है प्रभावदायिता का प्रभाव। नंबर 5 है प्रभावदायिता। नंबर 5 है प्रभावदायिता का अभाव। अगर नई नई व्यवस्थाएं होती हैं, उन नई व्यवस्थाओं में प्रभाव नहीं, उन नई व्यवस्थाओं के सामने प्रभाव नहीं है, तो भी राजनीतिक व्यवस्था के सामने इस संकट खड़ा हो जाता है। अगर वो व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं है, अगर वो व्यवस्थाएं उचित प्रभाव नहीं डालती है, तो प्रभावदायिता का अभाव होने से भी ऐसी व्यवस्थाएं संकट खड़ा कर देती है। नेक्स्ट है हमारा वैधता को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। वैधता को या औचित्यपूर्णता को, वैधता या औचित्यपूर्णता को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। यह संकट खड़े हो जाते हैं। ऐसे संकट में हम वैधता या औचित्यपूर्णता को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला
नवीन व्यवस्था। सबसे पहला जो संकट है हमारा नवीन व्यवस्था है। तो नवीन व्यवस्था या नवीन परिस्थितियों के अनुरूप, नवीन व्यवस्था या नवीन परिस्थितियों के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, यानी नवीन व्यवस्था संकट खड़ा करती है, उस संकट से उबरने का एक ही तरीका है, उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाने चाहिए। उसके अनुसार हम परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारे सामने समस्या नहीं आती। दूसरा है परंपरागत संस्थाओं या समूहों के नेतृत्व का संकट। तो हमारे ये आ जाएगा इसका कि परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, परंपराओं की रक्षा करके, परंपराओं को बचा के हम वैधता और औचित्यपूर्णता को बनाए रख सकते हैं। नंबर 3 आता है नवीन समूह के राजनीतिक प्रवेश में। जब नवीन समूह राजनीतिक प्रवेश आते हैं तो वैधानिक व्यवस्था की रक्षा, तो हमें क्या करना है, वैधानिक व्यवस्था की रक्षा, वैधानिक व्यवस्था की रक्षा करने से वैधता बनी रहेगी, वैधता को प्रभाव नहीं होगा। चौथा जो आता है व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं। जब व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं होती है, उनको पूरा नहीं करती है, तो वैधता को संकट खड़ा हो जाता है। उस संकट से बचने का एक ही तरीका है, उस संकट से बचने का एक ही तरीका है, औचित्यपूर्णता को बनाए रखने का एक ही तरीका है, वो है व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों द्वारा। जो नई व्यवस्थाएं हैं उनमें व्यक्तिगत चमत्कारिक गुण होने चाहिए। अगर व्यक्तिगत चमत्कारिक गुण होते हैं संकट वाली घड़ी में, तो उस व्यवस्था को बचाया जा सकता है। 5वां इसमें था प्रभावता का अभाव। तो प्रभावता का अभाव मतलब हमें प्रभावता बनाए रखनी है, प्रभावता रखनी है, प्रभावता स्थापित करनी है, या हमें प्रभावता द्वारा वैधता बनाए रखना है। यानी जो 5 संकट है उनको 5 तरीके से अपनी रक्षा करनी है, वैधता को बनाया जा सकता है। इस प्रकार हमने हमारा जो ये टॉपिक था सत्ता, शक्ति, प्रभाव और औचित्यपूर्णता कंप्लीट कर दिया। औचित्यपूर्णता में हमारा क्या था, औचित्यपूर्णता के महत्व, औचित्यपूर्णता के लोकतंत्र में महत्व, औचित्यपूर्णता अवधारणा का विकास, औचित्यपूर्णता की व्याख्या, औचित्यपूर्णता की विशेषता। फिर हमने औचित्यपूर्णता के प्रकारों के बारे में बात की। तो प्रकार स्टर्नबर्ग ने, मैक्स वेबर ने, रॉबर्ट डेल ने बताया। स्टर्नबर्ग के अनुसार 2 प्रकार है, मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार है। इन प्रकारों को बनाए रखने के लिए रॉबर्ट डेल को पढ़ना है। औचित्यपूर्णता के संकट में 5 संकट है और इन 5 संकटों का निराकरण करके हम वैधता और औचित्यपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। उनका अगेंस्ट जो है उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हम इतना ही कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।